घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम दिखाते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। जन लोकपाल पर आर पार की लड़ाई के मूड में टीम अन्ना, कहा लोकपाल लाओ या सरकार बचाओ। मोदी की तारीफ को लेकर मचे बवाल पर बीजेपी का पलटवार, कहा मोदी की तारीफ करने वाले को होना पड़ता है घटिया राजनीति का शिकार। सबसे पहले बात करते हैं आमरण अनशन पर बैठे अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे पिछले 30 घंटा से ज़्यादा से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि सरकार इस वक्त उनको सुनने के मूड में नहीं है। और जिस तरह के कम से कम यूपीए के मंत्री बयान दे रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो सुनना तो दूर, उन्हें वो सबक देने के फिराक में है। हमारे साथ हैं दो मेहमान हैं, इलियास आजमी साहब हैं, पूर्व सांसद भी हैं और टीम अन्ना के आंदोलन से जुड़ गए हैं, और एससी माहेश्वरी साहब है, कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले इलियास आजमी साहब आपसे जानना चाहते हैं, जो सरकार का रुख है इस वक्त, उसको देख के आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार का जो रुख पहले था वो धोखा देने वाला था। अब की बार वो जानती है कि उसके धोखे में कोई नहीं आएगा, इसलिए अब की बार उसका रुख क्लियर है। और ये प्रोग्राम ये जान के शुरू किया गया है कि अब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन या तो भ्रष्टाचार के पैसे से बिक चुकी है और या उनमें समझौता हो गया है कि अभी हम लूट रहे हैं, अगली बार तुमको लूटने का मौका मिलेगा। आप ये कहते हैं कि पूरी की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मिली भगत है कि वो भ्रष्टाचार को बचा के रखें ताकि फिर उनको भी मौका मिलेगा। ये गंभीर आरोप नहीं है आपको लगता है? नहीं, कोई गंभीर आरोप नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि सत्ता पक्ष। एक मोटी बात सुन लीजिए जी, कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को पिछले 20 साल से हरवा रही है। 2004 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस को 10 सीट मिली जी, और 2009 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस को 22 सीट मिली। यानी कांग्रेस बहुत ज्यादा बुरी तरह हारी या जीती? 10 से 22 पे गए तो हार गए? नहीं, 80 में 22 जो है वो हार की फिगर है। नहीं, 10 से अगर 22 पे गया वो जीत की फिगर है कि हार की फिगर? मैं दोनों की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर विधानसभा का भी चुनाव हुआ है जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया एक लंबे अरसे से जी। लेकिन जिसको वोट दिया वो वोट तो कांग्रेस के ही काम आ रहा है 2004 से, चाहे वो सपा को दिया हो चाहे बसपा को दिया हो। तो वोटरों के साथ सपा और बसपा दोनों दगाबाजी कर रही हैं, सिर्फ पैसा ले रही हैं कांग्रेस से। कांग्रेस लूट रही है और लूट के सबको हिस्सा दे रही है। नहीं, मेरा सवाल था, आपने कहा कि कांग्रेस को 2004 में जो सरकार बनाई कांग्रेस ने, फिर 2009 में कांग्रेस के लिए यूपीए बनी, यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 आई। आप ये कहते हैं कि चूंकि सरकार भ्रष्टाचार में है इसलिए लोग उनको वोट दे रहे हैं, नहीं इसलिए वो उनकी सीटें बढ़ रही है। नहीं, सीट तो 2009 में जो बढ़ी है वो नवीन चावला ने बढ़ाई है, वो जनता ने नहीं बढ़ाई है। खुद हमारे एरिया यानी आपके देश में, इस देश में चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है? नहीं, नवीन चावला नहीं, भी निष्पक्ष। सुन लीजिए, नवीन चावला की बात मैं कर रहा हूं, मैंने चुनाव आयोग का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया है। चुनाव मुक्त चुनाव आयोग नवीन चावला जिस दिन से नियुक्त हुआ उस दिन से लोकसभा के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, लोकसभा की कोई बैठक नहीं रही हो जिसमें उसको बेईमान न कहा गया हो। और उत्तर प्रदेश में तराई से, पटरौना से लेकर लखीमपुर तक और उसके नीचे की एक सीरियल से जो सीटें थी सब में फीडिंग की गई थी, और फीडिंग करके और मुझको खुद उत्तर प्रदेश पूरे देश की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात बता रहा हूं कि मुझसे नाम नहीं बता सकता, आयोग के अधिकारियों में से एक अधिकारी ने बताया कि नवीन चावला ने 60 सीटें कांग्रेस की बढ़वाई हैं।
आपको सॉफ्टवेयर आप सॉफ्टवेयर सांसद रह के चुके जरिए हैं, आप सांसद हैं, आप टीम अन्ना के आंदोलन से जुड़े हुए मैं हैं। खुद उसी के शिकार हुआ हूँ, 4000 वोट से हारा हूँ। आपको लगता है कि पूरी व्यवस्था है देश की, चाहे वो चुनाव की व्यवस्था है वो करप्ट है, जो संसदीय व्यवस्था है वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भ्रष्ट मैंने है? चुनाव की व्यवस्था को नहीं करप्ट कहा, बाकी व्यवस्थाओं को आप जोड़िए। मैंने सिर्फ नवीन चावला को कहा है, मैंने कुरैशी को तो नहीं कहा। अब कुरैशी के बाद दूसरे आए उनको नहीं कहा। मैंने नवीन चावला को एक आदमी को कहा कि वो कांग्रेस का वर्कर था। तो आपको लगता है कि सरकार का रुख, चलिए आते हैं वापस, सरकार का रुख जो है वो क्या है, आपको क्या लगता है क्या रुख है? सरकार का रुख जो है वो ये है कि इनको थकाए के मार डालो, लेकिन इसी के पेट में से विकल्प निकल रहा है, सरकार के रुख के पेट से। अगर सरकार ने कोई मामला कर लिया, कुछ जन लोकपाल उल्टा सीधा पास करा दिया, तो शायद कोई विकल्प न बने जी। लेकिन सरकार और अपोजिशन दोनों मजबूर कर रही हैं कि जनता 16वीं लोकसभा को स्वच्छ बना के भेजे। जी। ये सारी पार्टियां मिल के ये रास्ता निकाल रही हैं, शायद कुदरत की तरफ से। चलिए, बिल्कुल आपने कहा कि ये यूपीए और एनडीए दोनों जो है कहीं ना कहीं मिली हुई है। माहेश्वरी जी, इस वक्त जो आंदोलन है उसके प्रति जो सरकार का रुख है वो इस तरह का रुख क्यों अपनाई हुई है देश की, चाहे वो कम जनता हो, ज़्यादा जनता हो, कम नागरिक हो, ज़्यादा नागरिक हो, एक उनकी मांग है, एक अच्छी बात वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने की आप तैयारी करिए, उसके लिए लोकपाल बनाइए, जन लोकपाल बनाइए। उसके विपरीत सरकार का जो ये रुख और रवैया है, जो बयान आ रहे हैं, वो कितना सही है? नहीं, आपको पता है बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने है और प्रोसेस में अपना टाइम लगता है। ये इस वक्त राजनीति हो रही है, आप ये समझिए, इसके पीछे आरएसएस है ये कराने में, ये सब राजनीति चल रही है इस बिल के ऊपर, इसमें और कुछ नहीं हो रहा है। वो भी जानते हैं कि टाइम लगेगा, आना है, हर एक को लाना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस सत्र में नहीं, अगले सत्र में आ जाएगा। तो लेकिन इस तरीके से जब अगर कमेटी में सामने है, सत्यव्रत चतुर्वेदी चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आपको इंतजार करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो राजनीति हो रही है, खुली राजनीति है और इसके अंदर कोई बात नहीं। चलिए साहब, आप खुली राजनीति कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं, आप संसद के सदस्य रह चुके हैं, आप जानते हैं कि क्या प्रक्रिया है। 4000 वोट से आगे अगर आप सांसद होते क्या करते आप? मैं क्या करता, मैं सिर्फ चिल्ला के मर जाता और क्या करता। नहीं, अगर जो देखिए मैं बता दूं, आप बताइए संसद की प्रक्रिया से तो आप इसको दूसरी तरफ मत मोड़िए। ये जो धरना हो रहा है और जो आमरण अनशन हो रहा है, ये 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार को, जिनको सीएजी की रिपोर्ट ने जी, मुख्तलिफ कमीशनों ने, मुख्तलिफ अदालतों ने उजागर किया है। इनके इस पर हो रहा है। जन लोकपाल पे बिल्कुल अब की बार नहीं है। ये तो जन लोकपाल अब की बार वो 15 मंत्रियों के फोटो लगे हैं मंच पर कि इस बार अभी जन लोकपाल के खिलाफ एक बात सुन लीजिए, पक्ष में नहीं है। नहीं, जन लोकपाल के बिल्कुल पक्ष में है। जन लोकपाल तो बुनियाद है इस पूरे आंदोलन की। लेकिन इस बार का जो अनशन है जी, वो 15 मंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल एक एसआईटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जज मुल्क के आईपीएस अफसरों में से ईमानदार अफसरों का चयन करके इन 15 भ्रष्ट मंत्रियों को, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और वो आरोप हमने नहीं लगाए हैं, वो आरोप सीएजी की रिपोर्ट से निकले हैं, वो आरोप अदालतों से निकले हैं, वो आरोप मुख्तलिफ किस्म की सरकारी एजेंसियों के जरिए ही निकले हैं। लेकिन अब जैसे प्रधानमंत्री ने, इस वक्त कोयला है 12,000 रुपए टन, प्रधानमंत्री ने 100 रुपए टन में गुटखा बनाने वाली कंपनियों को दे दिया। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम सीबीआई से जांच करा रहे हैं। अब मेरे ऊपर आरोप लगे और मैं अपने बेटों से जांच कराऊं, तो मेरे बेटे मेरे खिलाफ कौन सी रिपोर्ट देंगे? इसीलिए ये पूरा आंदोलन इस बार का हमको खूब मालूम है कि जन लोकपाल 15वीं लोकसभा से नहीं पास होना है, खूब मालूम है। इसलिए ये आंदोलन जो है ये एसआईटी बनाने के लिए है जी। और जिन 162 लोकसभा के मेंबर हैं
जिन्होंने खुद अपना पर्चा भरते वक्त ये एफिडेविट दिया है कि हमारे ऊपर फला फला मुकदमे हैं जी, और 39 राज्यसभा के मेंबर हैं। इनके मामलात जो हैं, इनके ऊपर जो मुकदमे हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से बनाए के 6 महीने में इनका फैसला कराया जाए जी। इसके लिए ये इस बार का आंदोलन है। अभी जन आप कह लोकपाल रहे तो हैं हमारी कि बुनियाद है। आप ये कह रहे हैं कि जन लोकपाल तो आंदोलन की जो बुनियाद है। भ्रष्ट मंत्री हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, या जो आरोप के घेरे में आए हैं, या जिनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, या जिनके ऊपर अब उंगली उठी है, चाहे वो कोर्ट के द्वारा, चाहे सीएजी के द्वारा, एक उनके खिलाफ कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, SIT। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो सांसद हैं जिनके ऊपर मामले हैं भ्रष्टाचार के, अपराध के, वो मामले हमारे नहीं है, वो मामले तो वो खुद उन्होंने माने हैं। उन्होंने उनके एफिडेविट में जो है में है। 162 सांसद और 39 राज्यसभा के सांसद, आप ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए के जो मुकदमे हैं, वो मुकदमे 6 महीने में निपटाए जाएं। या तो वो साफ सुथरे होकर आके बैठे, और या तो जेल जाए जहां उनका असली मुकाम है। तो ये दो मुख्य रूप, जन लोकपाल जो है वो एक नहीं, जन लोकपाल तो के बेस पर तो ये आंदोलन ही खड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो वो हो रहा है, अनशन हो रहा है, उस अनशन की बुनियादी मांगे ये दो हैं। ये दो बुनियादी मांगे हैं जी। इस पे आपके पास सरकार के तरफ से कोई जवाब आया है जो आप मांग कर रहे हैं कि नहीं, सरकार बस ये कह रही है कि नहीं, जांच नहीं होगी और सब आरोप झूठे हैं। यहां तक कहा कि प्रणब मुखर्जी ने खंडन कर दिया कि आरोप गलत हैं, ये काफी नहीं है। मैं कत्ल करके आऊं, मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर प्रणब मुखर्जी ने खंडन कर दिया और ये कहते हैं कि ये काफी नहीं है, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर मेरे ऊपर साबित हो जाए, ये काफी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि जिस चोर को पुलिस पकड़ के लावे थाने में, चोर कह दे कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मेरे ऊपर आरोप गलत हैं, फिर उसके ऊपर क्यों डंडे पड़ते हैं? जिस आतंकवादी को लाते हैं पकड़ के, कोई एक आतंकवादी कहता है कि मैंने आतंकवाद किया है, ये काफी नहीं उसका कहना? तो उसकी प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया नहीं है अभी? नहीं, वो उसकी प्रक्रिया यह है कि इनके ऊपर SIT बनाए के जांच की जाए। जी, माहेश्वरी साहब, आप वकील भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, दोनों हैं। कितने तर्क संगत बातें आपको नजर आ रही हैं? कितना उचित है? आपको कितना लगता है, कितना इसमें क्या ये जो बातें कह रहे हैं उसमें अगर सच्चाई है तो क्या कार्रवाई होगी? ये बात कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि अन्ना हजारे ये बात नहीं कह रहे हैं जो आप बात कह रहे हैं। जो नाम लेने की बात थी, आपको पता हो कि इनके मंच पे ही ये हुआ था कि भाई नाम नहीं लेने हैं, रामदेव में और उनके बीच में केजरीवाल के बाद में जो बात हुई थी। तो ये जो मतलब एक वैसे ही आपने अनर्गल वो लगा रहे हैं इस तरीके से। कोई सीएजी अनर्गल चीज है? कौन सी? अरे भाई कहाँ है, चार्जेस हैं कहाँ, क्या बात कर रहे हैं? सीएजी अगर कोई है तो आप कह दीजिए, कानून है उसका, कानून के मुताबिक कैबिनेट एक डिसीजन ले ले, कैबिनेट एक डिसीजन ले ले कि सीएजी अनर्गल चीज है। आप कहने वाले हैं कि साहब 15 मंत्री बेईमान है, आपके कहने से मान लिया जाए बेईमान है? सीएजी ने कहा, मैंने कहा। इन्वेस्टिगेशन करवाने में क्या कोई दिक्कत? इन्वेस्टिगेशन अगर आप पाक साफ मना करता है, अगर ये कह रहे हैं कि आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके क्यों गुजरात में आपने वकालत की, गुजरात में SIT बनाने की आपने वकालत बनाया, तो कोर्ट ने बनाया था। कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट में आप डालिए, उन केस करिए उनके खिलाफ, जो प्रक्रिया है आपके कहने आप अगर पाक साफ हैं, ये कह रहे हैं कि आप पाक साफ हैं तो कैबिनेट क्यों नहीं कोर्ट से? इलियास साहब ये कह रहे हैं कि आप प्रक्रिया से क्यों नहीं जाते हैं? अगर आपको लगता है कि आप अदालत जाइए, अदालत में ये आप याचिका दायर कीजिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। आप अनशन पे बैठ के बोलेंगे कि 15 मंत्री को जाना चाहिए, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे पास इसके अलावा क्या रास्ता है? हम कह रहे हैं कोर्ट आपके पास रास्ता है। प्रधानमंत्री को हमने 15 फाइलें दी हैं जिसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं है, न जांच हो रही है उसमें। सुन लीजिए, न केजरीवाल की तरफ से कुछ है, नहीं जांच सीबीआई हो रही है। सिस्टम ही नहीं मानते तो क्या होगा? सीबीआई तो आपकी नौकर है, हर एक बेईमान आपके निगम में। सीबीआई तो आपकी नौकर है, सीबीआई की पोस्टिंग सुन लीजिए, सीबीआई की पोस्टिंग सब बेईमान, उसको सस्पेंस आप करें, उसको बहाल आप करें, उसको तनख्वाह आप दें, वो उसकी पोस्टिंग आप करें, उसको राज्यों में आप भेजें, राज्यों से बुलाए के सीबीआई में नियुक्ति आप करें। आपके खिलाफ वो क्या करेगी? आपके खिलाफ अगर जांच करनी है तो सीबीआई नहीं SIT करेगी। जैसे गुजरात पुलिस पर भरोसा नहीं था, तब आपके समर्थन से
कोर्ट ने SIT बनाई, और जहां SIT बनाई वहां सब मुजरिम। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। अन्ना का अनशन घंटे दर घंटे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार टीम अन्ना से कोई बात करने को तैयार नहीं है। अन्ना जब तक अनशन पर नहीं बैठे थे तब तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं टीम अन्ना का अनशन दम ना तोड़ दे, लेकिन रविवार की सुबह जैसे ही अनशन की कमान खुद अन्ना ने संभाली तो समर्थकों में पिछले साल की अन्ना की अगस्त क्रांति जैसा ही जोश दिखाई दिया। जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज गूंजी वो पूरे देश ने सुनी। सरकार अपने रवैये पर अड़ी है तो अन्ना है कि हार मानने को तैयार नहीं। पहले जब अन्ना हजारे ने दिल्ली में हुंकार भरी थी तब सरकार की रातों की नींद उड़ गई थी। सरकार की तरफ से समझौते के बार बार झूठे आश्वासन दिए गए। सरकार ने अन्ना से कई बार अनशन तोड़ने की अपील की थी, लेकिन इस बार सरकार न जाने किस बात का इंतजार कर रही है। क्या सरकार इस आंदोलन की आग को देखकर कोई फैसला लेगी या फिर सरकार ये माने बैठी है कि आंदोलन फ्लॉप होगा। सरकार की जो भी योजना हो, लेकिन अन्ना के इरादे भी अटल हैं। तभी तो अन्ना ने साफ कह दिया है कि वो मरते दम तक अनशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। और केजरीवाल साहब क्या कहते हैं आपको हम दिखाते हैं। क्या आप लोगों को करुणानिधि जी से भविष्य नजर आता है? जयललिता से भविष्य नजर आता है? मुलायम सिंह यादव से भविष्य नजर आता है? मायावती से भविष्य नजर आता है? लालू यादव से कुछ भविष्य? तो साथियों, ये सोचना पड़ेगा, समय आ गया है कि अब देश के बारे में क्या किया जाए, ये सोचना पड़ेगा। और यहां से जंतर मंतर से तभी उठेंगे जब कुछ समाधान निकलेगा देश के भविष्य के बारे में। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो बीजेपी में होंगे, समाजवादी पार्टी में होंगे। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस से भविष्य नजर नहीं आता है, बीजेपी से भविष्य नजर नहीं आता है, तो छोड़ दीजिए इन पार्टियों को। समय आ गया, इन पार्टियों को छोड़ दीजिए और इन देशभक्तों की टोली में लग जाइए। भविष्य यहीं से नजर आता है। तमाम पार्टियों को छोड़ दीजिए और देशभक्तों की टोली में आ जाइए। देश का भविष्य यहीं से बनेगा। सवाल है यही पॉलिटिक्स है। मैं आपके पास कोई रास्ता छोड़ा नहीं। मैं आपके पास आता हूं। सवाल और भी गंभीर सवाल है। किरण बेदी जी क्या कहती हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने कहा था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ। 1948 का अधूरा काम आज 2012 तक लटका हुआ है। 1948 की बात, जो हमारी इंडिपेंडेंस के 1 साल के बाद, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था साथियों, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में रिपब्लिक में अडॉप्ट हुआ। सो 1948 का अधूरापन 2012 आज अन्ना और आप सब मिलके फिर से बेड़ा उठा रहे हैं साथियों। ये है आज की हालत। दूसरी चीज इन्होंने लिखी कि साथियों ये बेईमानी आज की बात नहीं है। जब 1940 कौन से साल मगराती 1924 में 1900 तकरीबन 1926 में जब बंगाल की म्युनिसिपल इलेक्शन होने लगी थी तो पैसा लेन देन शुरू हो गया था। यहां तक कि गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 में गांधी जी ने एक पत्र पढ़ा सारी एक पब्लिक मीटिंग में कि हमारे देश में करप्शन शुरू हो चुकी है। ये बड़ी लंबी लड़ाई है। आजादी से पहले की बीमारी हमें चिपकी हुई है, दीमक जैसे चिपकी थी। ये दीमक शुरू हो चुकी थी आजादी से पहले, और आज इतनी दीमक फैली। और आप तो किसान, मेरे किसान भाई हैं, दीमक को ना संभालो तो क्या होता है। और मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या जवाब दिया। अन्ना हजारे और उनके साथियों की तरफ से 2 मुख्य मांगे रखी गई है। पहली, लोकपाल विधेयक के संबंध में। जहां तक लोकपाल विधेयक का सवाल है, सरकार ने अपनी तौर से पहल की थी, लोकसभा में लेके गई
लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में गया। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और एक आम सहमति नहीं बन पाई। अब वो विधेयक एक विशेष समिति के सामने है और इस विशेष समिति में सिर्फ सरकार के ही नहीं या कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष भी उसके सदस्य हैं। तो जब वो समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और अपनी सिफारिश करेगी, तभी ये जो बात है ये कोई आगे बढ़ पाएगी। बहुत साफ साफ संकेत है और बहुत साफ साफ बातें हैं दोनों तरफ से। संसद तय करेगी, संसद की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जब नतीजे निकलेंगे तब उस पर सरकार का रुख साफ होगा कि क्या होने वाला है। इधर आपने केजरीवाल और किरण बेदी दोनों को सुना, आपके सामने है। महसूस जी एक चीज जानना चाहते हैं, केजरीवाल और किरण बेदी ने जो बातें कही, किरण बेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार इतने दिनों से है, लगातार है, बढ़ती ही जा रही है। इसमें कोई बात गलत है? नहीं, इसमें गलत की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि वह किसी पार्टी, सारी पार्टी सब बेकार हैं, तो वो कहते हैं कि नई पार्टी लाओ। तो ठीक है, बैठे हमारे नेताजी जो लोग हैं, ये अन्ना पार्टी बनाए, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आए और पब्लिक इन्हें पसंद करें तो चुन के आए। और फिर जो कह रहे हैं सीट वो बनाए, कोई भी आप इंक्वायरी कराएं, कुछ कराएं, 2014 के चुनाव लड़िए। ये प्रजातंत्र का तरीका है, यही प्रजातंत्र सिखाता है। अरे भाई, मेजॉरिटी आपके साथ हो, ये थोड़ा है कि 3000 आदमी बैठ के तो आप मेजॉरिटी हो गए। ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं आप काम नहीं करने दे रहे गवर्नमेंट को। पिछला साल खराब कर दिया, फिर दोबारा बैठे। निठल्ले लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, कुछ आप समाज को दो। ये तो आप लेग पुलिंग कर रहे हैं, निगेटिव थिंकिंग है। आप पॉजिटिव थिंकिंग का काम करिए। आप कहते हैं कि 3000 आदमी है, मैं कहता हूं कि आपकी सरकार है, अब आपके बुलाने पर 300 आदमी भी नहीं जमा हो सकते। मैं पूरे चैलेंज जो दावे के साथ कह सकता हूं। अगर सवाल संख्या का नहीं, सवाल है संख्या का नहीं है, 3000 की बात क्यों कर रहे हैं आप? ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? 40-50 हजार से गुमराह कर रहे हो लोगों को। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? लोगों के इनकारों पर गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं, इससे कोई रिजल्ट निकलने वाला है। 30,000 आदमी को 3000 कह रहे हैं, गुमराह करना नहीं। मैं कहता हूँ 40,000 आदमी हो, लेकिन सवाल है कि आप वो कह रहे हैं कि अगर कौन सी ब्लैकमेल? हमारा राइट नहीं, जो हम कहें वो सही है। नहीं, संविधान में शंभू हो रहे हैं। नहीं, आप जो कहें वो सही है और जो इसीलिए तो दुनिया कहे वो सब गलत है। देखिए, क्या पहली बात तो ये है, जो बात कही गई है, जो लोकपाल बिल लोकसभा से पास हुआ है, वो लोकसभा के 27 तारीख के प्रस्ताव के बिल्कुल विपरीत है। जो वादे किए थे मनमोहन सिंह ने, जो वादे किए थे, आप सुन लीजिए, वो लोकपाल बिल नहीं है, नहीं करता हम उसको मानते ही नहीं। आप मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट तय करेंगे, वो लोग नहीं, मेजॉरिटी आप नहीं, बल्कि पूरी पार्लियामेंट ने अन्ना को सैल्यूट किया था और वादा किया था कि हम आपकी भावनाओं के अनुसार लोकपाल बिल लाएंगे। क्या हम लोक आयुक्त लाएंगे। एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए, पूरी बात जी। पूरी संसद ने एकजुट होकर प्रस्ताव किया था कि हम आपकी भावनाओं के अनुसार लोकपाल बिल लाएंगे, आपकी भावनाओं के अनुसार लोक आयुक्त लाएंगे, सिटीजन चार्टर लाएंगे। जो इन्होंने लोकसभा से पास कराया है, उसको हम मानते ही नहीं। वो लोकपाल नहीं, उसमें भ्रष्टाचारी का संरक्षण है। हर भ्रष्टाचारी का संरक्षण उस बिल से होगा और कोई डर के मारे किसी भ्रष्टाचारी की शिकायत करने नहीं जाएगा। आज तो थोड़ी बहुत शिकायत कर लेता है और नहीं तो आगे जंतर मंतर ये कहते हैं कि कानून आप बनाओगे या कानून पार्लियामेंट बनाएगी? इसीलिए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप पार्लियामेंट को नहीं मानते? नहीं, अब हमारी समझ में, अब हम लोगों की समझ में, आप पार्लियामेंट में और उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की जनता की समझ में आ रहा है। और मैंने तो अपनी तकरीरों में वहां यही कहा है कि लोकपाल कानून हो, सिटीजन चार्टर हो, कोई हो, वो जंतर मंतर पर नहीं बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है। और रामलीला मैदान में नहीं बनेगा पार्लियामेंट में बस। और जब पार्लियामेंट में कोई पार्टी जिसकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। सब में समझौता हो गया है कि जिसको जहां मिले मौका वहां लूटे, और जो दिल्ली में बैठेगा वो संरक्षण करेगा सबका, जिस तरह हो रहा है।
मुलायम के संरक्षक ये हैं, पहले मायावती के संरक्षक थे यूपी में, करुणानिधि के संरक्षक थे, जयललिता इनके साथ नहीं है लेकिन उसकी लूट का भी संरक्षण ये कर रहे हैं, जो इनके साथ नहीं है उसके भी लूट का संरक्षण। सवाल जो बुनियादी सवाल है, आखिर बुनियादी सवाल ये है कि ये खुद जी, ये हम बिल्कुल कतई नहीं चाहते पार्टियों की भीड़ में एक पार्टी का और इजाफा करना, ना तो मैं चाहता हूँ, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं चाह भी सकता हूँ, लेकिन अन्ना जी तो जिंदगी में एक मिनट पॉलिटिकल नहीं रहे, वो बिल्कुल नहीं चाहते। केजरीवाल से लेके उनके जितने साथी हैं वो एक मिनट के लिए पॉलिटिक्स में नहीं रहे हैं, लेकिन ये मजबूर किया जा रहा है और उस चुनौती का जवाब भी देने के लिए जंतर मंतर की भीड़ और जो 400 जिलों में जो जंतर मंतर बन रहा है जी, 400 जिलों में बन रहा है, विदेशों में हमारी एम्बेसियों के सामने जंतर मंतर बन रहे हैं। आज ये तो ठीक है, आप करेंगे क्या? सुन लीजिए, आज कल बंबई के आजाद मैदान में जंतर मंतर बना है। ये सारे जंतर मंतर ये कह रहे हैं कि इन सबको मारो और ऐसा विकल्प बनाओ ताकि अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएं। तो अब आप विकल्प बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं ना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम तो खुद कह रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? पार्लियामेंट्री वो कह वही कह रहे हैं, हम लेके अब इंतजार किया जाए इस बात की। हमारी ख्वाहिश नहीं थी, हम आज भी कह रहे हैं, आज भी ऐलान करके कह रहे हैं कि अगर ये एसआईटी बनाने के लिए कैबिनेट डिसीजन लेके सुप्रीम कोर्ट से कह दे, अरे भाई सुन लीजिए जी, और आपकी बात मानने को तैयार नहीं है सरकार, पार्लियामेंट से पास, आपने खुद कहा, सुन लीजिए, लोकसभा से जो पास हुआ है उसको वापस लेकर जन भावनाओं के अनुरूप लोकपाल बिल पास कर दें। हम कतई नहीं बनाएंगे पार्टी और आप कतई ये चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे। जी, आप मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? मैं हाँ, चलिए मोदी पे आते हैं। तो जनता बनाएगी। अन्ना जी जो है वो मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे अरे हो। आप मोदी के नाम अभी मोदी के बाप जो है नेहरू फैमिली है, मोदी ने एक गुजरात बनाया है और नेहरू फैमिली ने 1000 गुजरात। चलिए मोदी पे आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद मोदी पे आते हैं। बेवकूफ बना सकते, मोदी के बेवकूफ मुसलमानों को आप बेवकूफ बना सकते। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद, इलियास साहब 1000 गुजरात ने बनाए हैं। इलियास साहब 1000 गुजरात किसने बनाए हैं परिवार ने, और एक गुजरात किसने बनाए हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उस पर वापस आते हैं।